सभी साथियों को मैं सुदेश कुमार आर्या की तरफ से आप सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। दोस्तों, मैं आप सभी के सामने फेसबुक लाइव हूँ और बहुत समय बाद लाइव आया हूँ और समस्याएं ही बहुत सारी बड़ी बड़ी हैं जिस पे हम लोगों को अपनी बात रखना चाहिए और आप सभी के समक्ष मैं अपनी बात को रखने के लिए आया हूँ और काफ़ी समय बाद आया हूँ। तो आप सभी से मेरी दरख्वास्त ये है कि आप लोग, अगर जो लोग साथ में जुड़े हुए हैं, वो इस बात को अपने ग्रुप्स में अपने चाहने वाले जानने वालों को शेयर इनवाइट ज़रूर कर दें। दोस्तों, मैंने अपना टैग भी, अपना कंटेंट भी डाला हुआ है कि जो व्यवस्था है, आज की जो स्थिति है, उस पर हम लोग बात करें, उस पर हम लोग चर्चा करें और ये बात पता लोगों को चलनी चाहिए कि कहाँ तक क्या समस्या है, समस्या की जड़ क्या है और इसके पीछे कौन लोग हैं। और तो इसीलिए हम लोग लाइव हैं इससे आपके सामने और आपसे पुनः आग्रह मेरा यही है कि अपने ग्रुप्स में हो सके तो इस बात को लाइव शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, मैं पहले तो उन सभी परिवारों की खुशहाली के लिए दुआ करूंगा जो लोग अभी तक सुरक्षित हैं। उन लोगों के लिए प्रे करूंगा जो लोग मुश्किल हालात में हैं और हॉस्पिटलों में चक्कर लगा रहे हैं। मैं उन लोगों के लिए भी प्रे करूंगा जो लोग इस मुश्किल हालात में देश की सेवा कर रहे हैं, इस देश के लोगों के काम आ रहे हैं। तो मुझे लगता है हम सभी एक दूसरे की स्वास्थ्य की चिंता करते हुए, एक दूसरे की भलाई की बात करते हुए अपनी बात को रखें। दोस्तों, ये जो दौर है ये वाकई बहुत खौफनाक दौर है। बहुत बार लोगों ने बहुत सारी समस्याओं का इतिहास में जिक्र सुना, पढ़ा, देखा। आज हम वर्तमान में उसी इतिहास को बनते हुए देख रहे हैं जिस खौफ की बात हमने बहुत बार सुनी और पढ़ी, देखी होगी। तो साथियों, ये खौफनाक दौर है कोविड का। कोरोना महामारी विश्व में, भारत में, हर एक जगह पर फैली हुई है। ये आज कोई नई नहीं है। इस बीमारी को कई तरह से, कई सालों से, कई युगों तक कई तरह से लोगों ने इसको जांचा है, परखा, देखा है, समझा है, झेला है। आज कोरोना काल के दौर में हम लोग जी रहे हैं, हम लोग सांस ले रहे हैं। तमाम तरह की मुश्किल हालात हम लोग देख रहे हैं देश में। तमाम तरह के लोग समस्याओं से घिरे हुए हैं, लोग परेशान हैं। उन सभी को हम लोग देख रहे हैं, परख रहे हैं और कुछ नहीं कर पा रहे, ऐसा है, बैठे हुए हैं। आप सभी को पता है, लास्ट 2020 में मार्च में सरकारों ने लॉकडाउन और तमाम तरह की कानूनी प्रक्रियाएं देश को तालाबंदी के तौर पर गिफ्ट में दी। सरकार ने तमाम तरह की महिमा मंडन की, सरकारों ने तमाम तरह के योजनाएं, तमाम तरह के आर्थिक पैकेज, तमाम तरह की बहुत सारी बातें कहीं, जिन बातों से देश को लगा कि शायद इस महामारी के दौर में, इस बीमारी के दौर में हम इसको पार पा लेंगे। दोस्तों, 1 साल हो गया। सरकारों को, लोगों ने, पूरे देश ने तमाम तरीके से जितना हो सकता था, आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से देश का साथ दिया, देश की सरकारों का साथ दिया, पूरे तंत्र और पूरे प्रजातंत्र का साथ दिया। और 1 साल बाद भी आज हम जिस स्थिति में खड़े हैं, वो स्थिति उससे भी ज़्यादा भयंकर है। लास्ट ईयर जब हम लोग कोरोना काल के दौर में जी रहे थे, उस समय हम लोग घरों में कैद थे। हजारों लोग इस कोरोना काल की भेंट उस दौरान चढ़ गए। लोग पैदल जाते हुए, अपने घरों पे जाते हुए रास्ते में मर गए। लोग भूख से मर गए, लोग प्यास से मरे थे। ये सब ने देखा था, पूरी दुनिया ने देखा, पूरे विश्व ने देखा, पूरे भारत ने देखा। हम लोग भी गमगीन थे, हम लोग भी परेशान थे। हमारे बहुत सारे साथी, खासकर बहुजन समाज से जुड़े हुए लोग और तमाम जो सामाजिक लोग हैं, वो लोग इस आपदा में लोगों की मदद करने के लिए आगे आए। हम लोगों ने भी मदद की, हमारे नेता ने भी लगातार इस पर अपनी बात रखी और लोगों को मदद करने के लिए प्रेरित किया और लगातार सरकारों को भी, माननीय बहन जी, लोगों को प्रेरित करती रहीं, सरकारों को आदेश अपील करती रहीं, मांग करती रहीं और तमाम तरह के जो भी इस कोविड काल में जो लोगों की सुविधा के लिए हो सकते थे, जनमानस की हित के लिए काम हो सकते थे, वो भी हमारी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने किए। और जो भी शासन प्रशासन से गुहार हो सकती वो सब किया गया। साथियों, 1 साल के दौर में सरकार ने लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2, लॉकडाउन 3, लॉकडाउन 4, लॉकडाउन 5 तक इस तरह के बहुत सारे ड्रामेटिकल चीज़ों को हम लोगों के सामने पेश किया।
और हम लोग उसको सरकार की बात को समझते हुए सरकार के पक्ष में सरकार को सहायता देने के लिए आतुर रहे और लगे रहे। आप सभी को पता है इस देश में करोड़ों लोग अनएम्प्लॉयड हो गए इस महामारी के वजह से। सरकारों की लेतलाली, सरकारों की अनियमितता, सरकारों की अव्यवस्था, सरकारों की जो नाकाम योजनाओं की वजह से करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए। लाखों लोगों के जो काम धंधे थे, बिजनेस थे, वो सारे ठप हो गए। कई परिवार उजड़ गए, कई परिवार बिखर गए, पर सरकारों को कोई अभी तक फर्क नहीं पड़ा। सरकार ने कहा कि हमने 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया एक साल पहले। वो 20 लाख करोड़ का पैकेज इतना भारी भरकम अमाउंट इस देश के करदाताओं का, हमारे जैसे छोटे मोटे, हमारे जैसे तमाम करोड़ों अरबों लोगों का जो पैसा था, सरकार ने बड़े पैकेज के रूप में, देश को आर्थिक पैकेज के रूप में 20 करोड़ के रूप में दिया। वो पैसा कहाँ गया आज तक किसी को नहीं पता। वो पैसा किसको दिया गया, किन लोगों को दिया गया, तो किसी को नहीं पता, क्योंकि सांसें आज रुक रही हैं, सांसें आज टूट रही हैं, लोग आज अभाव में मर रहे हैं, लोग आज ऑक्सीजन के बिना जिंदा नहीं रह पा रहे हैं, हॉस्पिटल्स में बेड्स नहीं हैं। ये आज हो रहा है। वो पैसा कहाँ गया? 1,76,000 करोड़ जो रिजर्व बैंक में लोगों का पैसा जमा होता है सरकार के पास, उस पैसों का गबन करके सरकारों ने क्या किया आज तक नहीं बता पाए। माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री राहत आपदा कोष होते हैं, उसके बाद भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने अलग से एक पैरेलल वित्तीय कोष बनाया जिसका पीएम केयर फंड के नाम से यूज़ किया गया। और पूरे दुनिया के लोगों ने, जहाँ जहाँ भारत के लोग बसते हैं, पूरे भारत के लोगों ने, गरीब कमज़ोर सभी लोगों ने इसमें बढ़ चढ़कर देश के प्रधानमंत्री जी को सहयोग किया, सपोर्ट किया। और उस पीएम केयर फंड के रूप में जो पैसा आया, सरकार ने कहा कि हम इस पैसे से तमाम लोगों की सुविधाएं देंगे, हम इस पैसे से तमाम मेडिकल इक्विपमेंट बनाएंगे, तमाम मेडिकल हब्स बनाएंगे, तमाम मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट्स बनाएंगे, हॉस्पिटल्स बनाएंगे, मेडिसिन्स बनाएंगे, मास्क बनाएंगे, सैनिटाइजर्स बनाएंगे। इन सब तमाम बातों को सरकारों ने मीडिया माफिया के जरिए इस देश के लोगों को गुमराह करके कहे। हम लोगों ने भी सुना, आप लोगों ने भी सुना। आज क्या स्थिति है? वो पीएम केयर फंड कहाँ गया? सरकार ने जब पीएम केयर फंड लिया और कहा कि हम देश को 200 ऑक्सीजन प्लांट देंगे, माफ़ करिए, सरकार ने अभी तक 5 ऑक्सीजन प्लांट भी नहीं दे पाए। जो पिछली सरकार है, चाहे उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार बहन जी की रही हो, चाहे और किसी के से रही हो, उन लोगों ने जो मेडिकल सुविधाएं अभी तक मुहैया कराई थी, उत्तर प्रदेश की बात करें या देश के अन्य क्षेत्रों की बात करें जो सरकार रही है, उन लोगों ने, जो सरकारों ने जो मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध कराई इस देश को, उसके अलावा इन सरकारों ने पूरे साल में सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक चुनावी गोटियां खेली, अपने पूंजीपति धन्ना सेठों मित्रों को जहां हो सकता था आर्थिक लाभ पहुंचाने के लिए काम किया। देश में इतना आर्थिक पैकेज देने लेने के बाद कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिससे आज लोगों की सांसें बच सके। सरकार को जब पता था दोस्तों कि ये जो कोविड बीमारी है छूने से फैलती है, एक दूसरे संपर्क में आने से फैलती है, मास्क सैनिटाइजर का प्रयोग कम करने से फैलती है, तो सरकार ने पूरे साल इस पर क्यों नहीं सही से पाबंदियां लगाई। बाजार ओपन कर दिया, अनलॉकडाउन कर दिया, अनलॉकडाउन 2 कर दिया, अनलॉकडाउन 3 कर दिया, जबकि सरकारों ने हर तरह से लेतलाली की। चुनावी गठजोड़ अपना इन्होंने मजबूत किया और देश में चुनाव को, राजनीतिक सत्ता को अपने पास रखने के लिए देश की जनता को, देश के आवाम को, गरीबों को, कमज़ोरों को, मजदूरों को मरने के लिए छोड़ दिया। आज स्थिति वही है जो लास्ट ईयर थी दोस्तों। उस समय तो ये था कि उस समय लोगों के पास थोड़ा बहुत पर्याप्त, थोड़ा बहुत जो मिडिल क्लास लोग थे, जो मानवता पसंद लोग थे, मानवतावादी लोग थे, उनके पास थोड़ा बहुत धन पूंजी थी। उन्होंने अपने लोगों की मदद करने के लिए लोगों के पास, लोगों को खाना खिलाया, लोगों को पानी दिया, लोगों को आने जाने के लिए लोगों को अपने वाहन या उनको और भी ट्रांसपोर्टेशन सुविधाएं देने के काम किया। लेकिन अनलॉकडाउन के बाद जब लोग काम पे लौटे और अब दोबारा से वही स्थिति हो गई, तो गरीब लोग अब इस समय पूरी तरह असहाय है, बाहर निकलने से डर रहे हैं। लोग फिर पुनः कैद में है, सरकार की सत्ताओं की कैदों में इस देश को गुलाम बना दिया है और कोई आवाज़ सही से नहीं उठाता है। मैं इस बात का साधुवाद करता हूं कि
बहुजन समाज पार्टी की नेत्री माननीय बहन कुमारी मायावती जी, कोरोना काल के फर्स्ट फेज से जब ये स्टार्टिंग हुआ था उस दौर से सरकार को अपील, मांग, तमाम तरह के अपने लोगों से सहायता करने के लिए खुद भी बहन जी ने अपने द्वारा अनुदान करके इस देश के लोगों तक सुविधा पहुंचाने का प्रयत्न किया। सरकारों से बार बार मांग की कि गरीब लोगों को खाना दिया जाए गरीब लोगों को बेहतर स्वास्थ्य दिया जाए, गरीब लोगों को रोजगार के किसी भी तरह गांव में रुकने के बाद उनको रोजगार के साधन दिए जाएं, पर सरकारों ने सिवाय कागजी लीपा पोती के कुछ नहीं किया। माननीय बहन जी ने लगातार आवाज़ उठाई और बड़ा मैं साधुवाद करता हूं कि राष्ट्रीय नेता ऐसी हैं जो कोई भी राजनीतिक बात को परे करके इस देश में मानवतावाद की बात कर रहे हैं, एक पूर्ण विपक्ष की भूमिका अदा कर रहे हैं। ऐसी एक नेता बहुजन समाज पार्टी माननीय बहन जी हैं। हम उनका साधुवाद करते हैं, हम उनको कृतज्ञ करते हैं, हम उनको प्रणाम करते हैं कि उनकी सोच तो है कि जो सरकारों को जगा रही हैं, सरकारों से अपील कर रही हैं कि सरकार ऐसा करे, सरकार को ऑक्सीजन आयात करना चाहिए। जब सरकार की आँख खुली, सरकार से कहा कि आप बेड मुहैया कराइए, ऑक्सीजन मुहैया कराइए, आप जो औद्योगिक क्षेत्र में जो ऑक्सीजन सप्लाई हो रही है उसको रोक दीजिएगा, लोगों की जान बचेगी तो उद्योग भी बचेगा। पर सरकार ने क्या किया, अपने ऑक्सीजन को अन्य देशों में निर्यात किया, अन्य देशों में एक्सपोर्ट किया और मुनाफा और पैसा और कालाबाजारी का दौर इस देश में चालू हो गया। दोस्तों, इसमें इतनी भयावह स्थिति है कि हर जगह से, हर कोने से, हर गली से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ घर इस गमगीन महामारी में जूझ रहे हैं। हम लोग वाकई में परेशान हैं, हम लोग घरों में कैद हैं, अब असहाय भी हो गए हैं। पिछले लॉकडाउन के दौरान हम लोगों ने कुछ मदद करने की कोशिश भी की और की भी, तमाम लोग इसमें आए भी आगे, लेकिन अब क्या करें। अब भय इतना है कि अगर हमको किसी को और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो गई तो ऑक्सीजन की कमी है, तमाम मेडिकल सुविधाओं की कमी है। इन सभी सुविधाओं के लिए कौन जिम्मेदार है। हमने सरकारों को, सत्ताओं को चुना इसलिए कि वो बेहतर मेडिकल सुविधा दे पाए, और ये मेडिकल सुविधा या शिक्षा या इस तरह की बुनियादी जो सुविधा होती है वो एक बेसिक नीड होती है किसी भी राष्ट्र के नायक की, किसी भी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, प्रशासनिक अधिकारी, डॉक्टर्स या तमाम जो लोग जुड़े हुए हैं प्रशासन से, संवैधानिक संस्थानों से, उन लोगों की बेसिक जिम्मेदारी बन जाती है, बेसिक नीड्स है ये कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। ये तो छोटी सी बात है कि स्वास्थ्य, खाना पीना सरकार मुहैया कराती है, कराना उनका काम है। रोजगार इम्प्लीमेंट और तमाम तरह की सुविधाएं देना सरकार का काम है। लेकिन हुआ क्या, आज हम लोग कहाँ बैठे हैं, घरों में छुप गए। सरकार और सरकार के लोग, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री आपस में तमाम तरह की गठजोड़ मीटिंगें कर गए हैं, तमाम तरह के लोग प्रलोभन दिए जा रहे हैं। लोगों को समझना चाहिए, अगर आपको वाकई में प्रधानमंत्री जी को देश की फिक्र होती, अगर माननीय प्रधानमंत्री जी को और राज्य के अन्य मुख्यमंत्रियों को देश की फिक्र होती प्रदेशों की, तो महाराष्ट्र में जब स्थिति एक महीने पहले जब बहुत भयंकर स्थिति से कोरोना वहाँ फैला और सबको पता चल गया कि कोरोना की स्थिति हर जगह विस्फोट हो सकती है, तो दिल्ली की सरकारें सोई रहीं, उत्तर प्रदेश की सरकारें सोई रहीं, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, अन्य देशों और यहाँ तक कि माननीय प्रधानमंत्री अपनी चुनावी रैलियों में मशगूल रहे और तमाम तरह के राजनीतिक एजेंडे बैठाते रहे। लोगों में जो कोरोना का जो लॉकडाउन के जो तमाम नियम, कायदे, कानून थे, उन सभी को धराशायी कर दिया। माननीय प्रधानमंत्री जी रैली में बंगाल के हंस के कहते हैं कि 2 लाख के ग्राउंड वाले जगह पर 4 लाख से ज़्यादा लोग आ गए। और बड़ी बात यह है कि वही माननीय प्रधानमंत्री शाम को टीवी पे आकर मन की बकवास करते हैं और कहते हैं कि हमको मास्क यूज़ करना चाहिए, हमको डिस्टेंस मेंटेन करनी चाहिए। तो ये दोयम दर्जे की जो राजनीतिक उठापटक बकवासबाजी है, हमें लगता है ऐसे लोगों को आने वाले टाइम में सबक सिखाने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री दोनों आपस में कई राज्यों के मीटिंग करते हैं, आपस में झगड़ते हैं, ऑन एयर आके एक दूसरे को क्षमा याचना करनी पड़ती है, प्रोटोकॉल की दुहाई देनी पड़ती है। देश को तो पता चलना चाहिए कि इस देश की सरकारें अंदर बैठकर कौन सा गुल खिला रही हैं, कौन सी बातें कर रही हैं, क्या इन्होंने योजनाएं बनाई। ये कोई राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला नहीं था कि अगर देश की लोगों की नज़र में आ गया तो कोई राष्ट्रीय सुरक्षा का मानक टूट गया। ये तो जो सरकारों ने किया है
जो सरकारें मीटिंग कर रही थी, स्वास्थ्य, देश के हित, देश के चिंतन, देश के आंतरिक मंथन की बात थी, इसको पब्लिक को पता होना चाहिए था कि सरकारों ने क्या डिसीजन लिए और सरकार किस तरह इम्प्लीमेंट कर रही हैं। आप बेवजह तो आप देश के लोगों को हर इतवार शनिवार आके लोगों को संबोधित करते हैं मन की बकवास करने के लिए। अगर इस देश के लोगों की दिल की बात सुनी होती तो शायद आज हम लोग इतनी बुरी स्थिति में नहीं होते। हर जगह पीएम केयर फंड के नाम से कल एक पिता चिल्ला रहा था, टीवी पर तमाम जगह से सोशल मीडिया पर उसकी वीडियो वायरल हो रहे हैं, कह रहा मेरी बेटी ऑक्सीजन के अभाव में मर रही है। मेरी बेटी ने माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर 5,000 की अपनी गुल्लक तोड़कर पीएम केयर फंड में दिए। ऐसे तमाम लोग हैं, ऐसे करोड़ों लोग हैं, जो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो भावुकतावश आकर इस देश के प्रधानमंत्री जी के पीछे लग गए और उन्होंने देश को सहायता पहुंचाई। आज क्या हो रहा है, वो बच्ची भी शायद इस दुनिया में अब नहीं रही कहते हैं। तमाम लोग रोडों पे ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे हैं। तमाम तरह के वीडियो आ रहे हैं जिसमें लोगों को जलाने के लिए लाइन लगाई जा रही है। पहले आपने नोटबंदी में लाइन लगा दी, फिर आपने जीएसटी में लाइन लगा दी, फिर आपने देश के तालाबंदी में लाइन लगा दी, इस समय देश के शमशान घाटों में लाइन लगा दी। इस सरकारों का ही काम था कि मेडिकल सही से सुविधाएं उपलब्ध कराएं हम लोगों तक। सरकारों को हम लोग हर साल, हमारे जैसे तमाम मिडिल क्लास लोग हज़ारों करोड़ रुपए, लाखों करोड़ रुपए अपना टैक्स से देते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। लेकिन सरकारों ने क्या किया, उन पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए उनको अलग से बेनिफिशरी देने के लिए सरकारों ने उन पूंजीपतियों को कालाबाजारी करने की छूट दे दी। साथियों, यहाँ तक कि कई जगह कोविड वैक्सीन के नाम पर तमाम तरह के खेल चल रहे हैं। राज्य सरकार ने ड्रामाबाजी शुरू कर दिया अभी से चुनावी हथकंडे के तहत कि हम इसको फ्री करेंगे, वो कह रहे हैं हमको 1200 रुपये प्राइवेट में मिलेगा, सरकार 600 रुपये के खरीद रही है, राज्य सरकार 400 रुपये के लगाएगी, केंद्र सरकार को 150 रुपये का मिलेगा। ये जो कालाबाजारी चल रही है, इससे साफ जाहिर होता है ये सारा प्रोपोगंडा इन पूंजीपतियों को धनाढ्य और धनाढ्य बनाने के लिए है, ना कि देश के हित के, देश के गरीब लोगों को बचाने के लिए है। हम लोग लगातार आवाज़ उठा रहे हैं, हम लोग लगातार बोल रहे हैं कि हम लोग सभी लोग सहायता करना चाहते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी अकेले ही टीवी और तमाम चैनलों से चिल्ला रहे हैं, मीडिया माफिया इसमें पूरी तरह उनका साथ दे रहा है। तमाम तरह के होर्डिंग, पोस्टर, तमाम तरह के आपको विज्ञापन, सरकार की पीठ थपथपाते हुए लोग और तमाम तरह के बिचौलिए लोग टीवी मीडिया पे आकर अपनी सरकार की पीठ थपथपाते हैं। बहुत सारे विशेषज्ञ नकली आकर सरकार की महिमा मंडन करते हैं और इस तरह के तमाम पूरा पैरामीटर्स तैयार करके सरकार को छुपाने की, जो नाकामी है, छुपाने का काम करते हैं। सरकार कहती सिस्टम फेल है। सिस्टम कौन है? सिस्टम इस देश के प्रधानमंत्री हैं। सिस्टम कौन है? सिस्टम इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन है। सिस्टम कौन है? जो इस देश के मुख्यमंत्री है। सिस्टम कौन है? सिस्टम इस देश के न्यायालय हैं। इस सभी को फेल करने वाले कौन है? मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री। इस देश को सिस्टम में अगर लाने का काम किसका था? इन लोगों का था। लेकिन पूरी मीडिया ने पूरी बात को गुमराह करके सिस्टम में ले आए। अगर इनको ये बोलने में शर्म आ रही है तो बड़ा दुर्भाग्य है कि देश के प्रधानमंत्री का नाम लीजिए ना। अगर 7.5 साल में देश की स्थिति दयनीय से और दयनीय हो गई है तो इसका मतलब है सरकारें खराब हैं। देश वही है, लोग वही हैं। लोग और ज़्यादा कमाने लगे, और ज़्यादा डिजिटलाइजेशन होने लगे, और ज़्यादा मतलब अपने प्रॉफिट को इंक्रीज करने लगे, लेकिन हालात अब उल्टे हो रहे हैं। लोगों के पास धन नहीं रहा, लोगों के पास इनकम सोर्स ख़त्म हो गए, लोगों के पास दवाइयों के लिए पैसे नहीं है। मेडिकल स्टोर पे अगर आप जाते हैं और कोविड से रिलेटेड, चाहे आपका लिम्सी हो, जिनकोविड हो, और तमाम जो मल्टीविटामिन्स हो, इस तमाम तरह की मेडिसिन में आपको मेडिकल स्टोरों पे नदार मिलेगी, और मिलेगी भी तो ऊंचे दामों पे मिलती है। तो ये कहीं ना कहीं पूरी तरह सरकार द्वारा षड्यंत्र, काला बाजारी है। इस पर हम लोगों को बात करनी चाहिए, बताना चाहिए, सरकार से पूछना चाहिए कि वो पीएम केयर फंड कहाँ गया जो आपने डकार लिया। वो 1,76,000 करोड़ रुपए आरबीआई से आपने जो लिए थे, देश के रिजर्व पैसे को, जो लोगों का पैसा था, उस पैसे का क्या किया? 70,000 करोड़ जो आपने WHO से, विश्व बैंक से लिया था, उसका क्या किया? 20 लाख करोड़ का जो पैकेज आपने देश को अनाउंस किया था, उस पैकेज का क्या हुआ? आज ट्रांसपोर्टेशन, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री कोलैप्स हो गई, बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स हो गया है, एग्रीकल्चर रिफॉर्म सारे आपके कोलैप्स हो गए हैं, रोजगार, मिनी छोटे बड़े सारे धंधे चौपट हो रखे हैं। कोई तो आवाज़ उठाए इस सिस्टम के लिए, और सिस्टम के नाम पर लोगों को बेवकूफ़ ना बनाया जाए।
देश को गुमराह ना किया जाए। तो हम लोग इसीलिए आवाज़ उठा रहे हैं कि तमाम तरह की मुश्किल चीज़ें हम लोग देख रहे हैं। दिल्ली में तमाम सरकारें, दिल्ली में जो सरकार है वो भी केंद्र सरकार की तरह ड्रामाटिकल चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर रही है, लोगों को इमोशनल बेवकूफ़ बनाने का काम कर रही है, और इस तरह की चीज़ें दिखाई जा रही है कि की सारी जिम्मेदारियाँ केंद्र की है, केंद्र राज्य की कह रहा है, राज्य। और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री मोदी जी पहले कहते थे कि हमने बहुत कुछ किया है, और अब कहते हैं कि सारा कुछ स्टेट के ऊपर डाल दिया। तो इससे साफ जाहिर होता है कि सरकार अपने और अपने पक्ष का पल्ला झाड़ना चाहती है। इस देश के लोगों को जितना हो सकता है आंखें खोल लेनी चाहिए। और मैं बहुत फिर पुनः से कहता हूँ कि तमाम विपक्ष के लोग हमने देखे, तमाम विपक्ष की राजनीतिक पार्टियां हम लोग रोज़ अपने आसपास देखते हैं, लेकिन बहुजन समाज की नेत्री माननीय बहन कुमारी मायावती जी बिना कोई राजनीतिक स्वार्थ के, बिना कोई राजनीतिक उठापटक के सरकारों से ये डिमांड करती आई हैं शुरू से। आप लगातार उनके बाइट्स, उनके ट्वीट्स, उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लीजिएगा, कभी भी उन्होंने सरकार पे जाकर सीधा हमला नहीं करते हुए सरकारों से आग्रह किया, सरकारों से अनुरोध किया, अपील की कि ये अपने लोग हैं, हमारे लोग हैं, गरीब लोग हैं, ये कमज़ोर लोग हैं, इनकी मदद की जाए, इनको किसी भी तरह से घर पहुंचाया जाए, इनको किसी भी तरह से खाना पीना दिया जाए। और आप अब तो माननीय बहन जी लगातार वैक्सीन को लेकर जो कालाबाजारी चली उस पर माननीय बहन जी ने कहा कि सरकारों की जिम्मेदारी बन जाती है कि सरकार इन वैक्सीन को पहले गरीब लोगों को लगाए, और युवाओं पर इस कोविड का सेकंड लहर का कहते हैं बहुत ज़्यादा इफेक्ट है, बहुत ज़्यादा प्रकोप है, तो इन युवाओं को सबसे पहले बचाया जाए। और इन लोगों को बचाने के लिए सरकार इनको फ्री करे, वैक्सीन को फ्री करे। लेकिन बाज़ार में वैक्सीन की कालाबाजारी हो रही है। आप सभी को पता है रामदेव शिविर के नाम से जो वैक्सीन बनाएगी वो तो 20,000, 50,000, 50,000, 1 लाख तक की उसकी कॉस्ट बना दी है। मतलब ये सब ड्रामेटिकल चीज़ें चल रही हैं। सरकार को लोगों से कोई सिंपैथी नहीं है। सरकार को सिर्फ और सिर्फ अपने पूंजीपति धन्ना सेठों को ही आगे बढ़ाना है, उनको ही मजबूत करने का षड्यंत्र मात्र है। बड़ी मुश्किल से 1-2 जगह देखा कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की आंखें कुछ खुली, लेकिन सरकारों ने उन बातों को भी दरकिनार कर दिया। माननीय बहन जी ने कहा कि अगर आपको भारत में ऑक्सीजन की कमी दिख रही तो आयात करें, बाहर से मंगाएं। वो काम भी सरकारों ने बाद में जाके उसको समझा और लागू किया। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद में लोग सड़कों पे बैठकर ऑक्सीजन ले रहे हैं। लोगों को हॉस्पिटल्स में बेड नहीं मिल रहे हैं। योगी आदित्यनाथ और उनके जो स्वास्थ्य मंत्री सुरेश खन्ना जी हैं वो कहते हैं कि पर्याप्त मात्रा में बेड्स और ऑक्सीजन्स है, जबकि आपको अगर देखने को मिला होगा वीडियो क्लिप्स और बहुत सारी वीडियो फुटेज आ रही हैं लखनऊ की, कानपुर की, बनारस की, देहरादून की, इलाहाबाद की, तमाम जगह की जो फुटेज आ रही है, साफ साफ दिख रहा है कि लोग तड़प रहे हैं। और ये तो बड़े शहरों की बात है, छोटे शहरों का तो कोई कैमरा, कोई टीवी में मीडिया माफिया कोई भी लेके नहीं जा रहा है वहाँ पर, ना उनकी बात कही जा रही, ना मैनपुरी, फरुखाबाद, इटावा, कन्नौज, झांसी, ये तमाम जो छोटे ज़िले हैं उत्तर प्रदेश के, इनकी कोई बात नहीं की जा रही। इन लोगों तक खाना पीना, दवाई, दारू और तमाम मेडिकल सुविधाएं पहुंच रही हैं, नहीं पहुंच रही हैं, इस पर कोई भी सरकार के योगी आदित्यनाथ सरकार कोई भी ध्यान नहीं दे रही है। तो साथियों साफ दिख रहा है सरकार झूठ बोल रही है, और केंद्र सरकार तो है ही झूठी मक्कार, और राज्य सरकारों का भी उसी तरह से हंस रहे हैं, चाहे राजस्थान की सरकार हो, चाहे पंजाब की सरकार हो, चाहे हरियाणा की सरकार हो, चाहे मध्य प्रदेश सरकार हो, महाराष्ट्र सरकार हो, सभी लोगों को सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक गोटियाँ खेलनी है, राजनीतिक सत्ता स्थापित करनी है, और यही काम प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। यही काम अमित शाह जी के गृह मंत्री होते हुए, देश के गृह मंत्री होते हुए एक बार भी देश को संबोधित करने के लिए सामने नहीं आए, और ना बताया कि सरकार देश को कैसे संभाला जाए। तो साथियों ये देश के सबसे बड़े इन सभी समस्याओं के गुनहगार हैं, और इन लोगों को गुनहगार बोलने में हमें कोई संकोच नहीं है। सरकार और सरकार के लोगों का ही काम था कि हम लोगों तक सुविधा पहुंचाए, लोगों तक खाना पहुंचाए, दवाई पहुंचाए। तमाम लोग जो मेडिकल सुविधाओं से वंचित हैं, लोगों नहीं पहुंचे, हॉस्पिटल्स में बेड्स नहीं मिल रहे, हॉस्पिटल प्राइवेट हॉस्पिटल लूट रहे हैं, इन सभी पे पाबंदियां लगाने का काम भी सरकार का था। बहुत सारे अंधभक्त, बहुत सारे कहेंगे सरकार के भक्त जो हैं वो लगातार सरकार की नाकामियों को छुपाने का काम कर रहे हैं। हमें लगता है उस पर भी फोकस करना चाहिए। और लगातार हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश में नोएडा में
माननीय बहन जी ने 2009 में एक ऑक्सीजन प्लांट दिया था इस प्रदेश को, और उस ऑक्सीजन प्लांट का मैं साधुवाद करता हूं बहन जी का। उस ऑक्सीजन प्लांट से उत्तर प्रदेश को पूरे ऑक्सीजन सप्लाई करने की कोशिश की जा रही है। उस ऑक्सीजन प्लांट से दिल्ली को भी सप्लाई की जा रही है। तो ये बड़ा काम माननीय बहन जी ने अपने शासनकाल में बहुत सारे काम किए, बहुत सारे मेडिकल कॉलेज बनाए। आपको चाहे आप मेडिकल कॉलेज के अगर नाम जानना चाहते हो तो आप देखेंगे तिरवा में, कन्नौज में मेडिकल कॉलेज बनाया गया, आपको फर्रुखाबाद में, फतेहगढ़ में मेडिकल कॉलेज बनाया गया, उसके बाद आपका आजमगढ़ में मेडिकल कॉलेज बनाया गया, आपका देखा जाए तो आपका झांसी में मेडिकल कॉलेज बनाया गया। तो तमाम ये मेडिकल कॉलेज बहन जी ने बड़े मेडिकल कॉलेज बनाए, जिससे यहाँ पर आज मेडिकल कोविड के तमाम समस्याओं से जूझ रहे लोगों की सहायता हो रही है। माननीय बहन जी ने हर एक जिला अस्पताल का नवीनीकरण करके अलग से जिला अस्पताल बनाए, बहुत सारे जिला नए बनाए, उनमें नए नए जिला स्वास्थ्य केंद्र बनाए। यहाँ तक कि जो 15,000 गांव जो अम्बेडकर ग्राम योजना के तहत जोड़े गए थे, जिन गांवों की आबादी 1,500-2 हज़ार से ज़्यादा थी, उन सभी गांवों में सामुदायिक केंद्र, स्वास्थ्य सामुदायिक केंद्र बनाए गए। आपको बड़ा जानकर आश्चर्य होगा, उत्तर प्रदेश के यहीं दिल्ली के बगल में लगे हुए आप नोएडा के सेक्टर 18 में जाएंगे तो वहाँ पर डॉक्टर अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर मल्टी नेशनल स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल मिलेगा, और आगे जाएंगे तो आपको मानवर काशीराम जी के नाम से हॉस्पिटल्स मिलेंगे। तो तमाम जगह आपके उत्तर प्रदेश के कई जिलों में, कई मंडलों में माननीय बहन जी द्वारा दी गई मेडिकल सुविधाओं का जो आज यूज हो रहा है, मैं उनको साधुवाद करता हूँ। वो लगातार बहुजन समाज के लोगों के लिए, देश के गरीब कमज़ोर लोगों के लिए, इस देश के बहुसंख्यक वर्ग के लिए आवाज़ उठा रही हैं, और लगातार हमें लगता है ऐसी नेता इस देश को, राष्ट्र को चाहिए है, और हम सभी को उनका साधुवाद करना होगा, हम सभी को उनकी बातों को आगे बढ़ाना होगा, और माननीय बहन जी के कामों को भी बताना होगा। इन नाकारा सरकारों के जो काम है उनको बताते हुए हमें अपनी बात भी रखनी है, अपनी बात को भी आगे बढ़ाना है। तो साथियों, मैं इन्हीं बातों को लेके लाइव था आप सभी के सामने, और पुनः आपसे कहता हूँ इस बात को शेयर इनवाइट जरूर कर दें। और क्योंकि ऑक्सीजन की कमी है, और हम लोग भी, हमारे बहुत तमाम साथी, मैं नाम क्या लूँ उनके सभी के, चाहे सोमवीर भाई हों, चाहे योगेंद्र भाई हों, तमाम और जो साथी हैं लोग हैं, वो लोग अपने तरह से अपनी जानकारियों से, अपनी सूचनाओं से, अपने लोगों से तक मदद पहुंचाने का काम कर रहे हैं। देश में तमाम लोग हैं, बहुजन समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता तमाम लोग मदद के लिए आगे भी आ रहे हैं, आगे आए हैं। कई लोग प्लाज्मा, मेरी जानकारी में जब मैंने किसी के लिए प्लाज्मा की सहायता मांगी तो कुछ लोग वहाँ पे गए जो जिसको ज़रूरत थी, जिसने हमसे अपील की थी। तो इस तरह तमाम चीज़ें हो रही हैं। ऑक्सीजन की जहाँ पे कहीं कमी थी, कुछ लोगों ने सुविधाएँ हम तक पहुँचाई, वो ऑक्सीजन की बात हमने लोगों तक पहुँचाने काम किया, तो लोगों को वहाँ भी थोड़ी बहुत फौरी तौर पर सहायता या मदद मिली होगी। तो हम सभी को माननीय बहन जी के कथनानुसार हमको अपने मानवीयता के तहत लोगों की मदद करनी है। इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन, इस देश के संविधान में सभी लोग बराबर हैं, और हमें किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव, जातिवाद या धर्म का आक्षेप परे करते हुए हम लोगों की मदद करनी है। तो हमें लगता है हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकते हैं, और जो बहन जी ने सेक्टर, बाकी में हेल्थ सेक्टर में जो काम किए हैं, उन सभी पर हम लोगों को बात करनी चाहिए। और तमाम है, समीर भाई ने एक बात हमें कोट की, वाकई बहुत यूज़फुल है, और ये बहुत बड़े काम है जो माननीय बहन जी ने किए। मल्टी नेशनल काशीराम हॉस्पिटल, मल्टी नेशनल राजकीय मेडिकल काशीराम हॉस्पिटल, काशीराम इंस्टीट्यूट, उरई में, आजमगढ़ में, कन्नौज में, बांदा में मेडिकल कॉलेज, लखनऊ में मानवर काशीराम जी के नाम से मल्टी नेशनल हॉस्पिटल्स, गोरखपुर में, अलीगढ़ में आपका होम्योपैथिक हॉस्पिटल्स, तमाम इस तरह के सामुदायिक मेडिकल सुविधाएं उत्तर प्रदेश को माननीय बहन जी ने दी हैं। इनकी बात हम लोगों तक पहुंचाएं, और सरकारों को भी, चाहे राज्य सरकार, योगी सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो, इन सरकारों को भी माननीय बहन जी से सीख लेनी चाहिए कि राज्य को कैसे चलाया जाता है, राज्य के लोगों की कैसे मदद की जाती है। तो मुझे लगता है ज़्यादा इस देश के आवाम के लिए अच्छा होगा, इस मुश्किल हालात में लोगों को मदद के लिए ज़्यादा अच्छा होगा। तो साथियों, आप सभी ने मुझे सुना, मैं इस बात के लिए आप सभी का साधुवाद करता हूँ। इन सभी बातों पर मैं इसलिए लेके आया हूँ कि तमाम तरह की पीड़ा कई दिन से हम लोग झेल रहे हैं, और मन में कुलबुलाहट और मन में बड़ा बेचैनी हो रही थी कि हम लोग अगर आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा। अब हम फील्ड पे नहीं जा सकते, अब हम अपने लोगों के बीच गलियों में नहीं जा सकते, झुग्गियों में नहीं जा सकते, गाँव में जाके उनसे समझा नहीं सकते। तो हमें हमारे इन संसाधनों से, चाहे हमारे पास मोबाइल है, चाहे हमारे पास टीवी है, चाहे हमारे पास और कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम है जिनके माध्यम से हम लोगों तक बात पहुंचा सकते हैं,
तो हमको अपनी बात को पहुंचाने के लिए इनका प्रयोग करना होगा, अपने लोगों को समझाना होगा, अपने लोगों को इन सरकारों की मक्कारियत को बताना होगा। हम लोगों को बताना होगा कि इस देश के बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए संविधान को अगर ये सरकारें ईमानदारी से लागू करती तो आज इस देश की ये स्थिति देखने को नहीं मिलती। अगर बाबा साहब अम्बेडकर ने जैसे कहा कि अगर सबसे पहले स्वास्थ्य और शिक्षा पर अगर सरकारें जोर दें तो इस देश की सबसे बड़ी तरक्की होती। तो हमें लगता है कि तमाम लोग हमारी बात को समझते हैं, जानते हैं, और आप लोग भी इस तरह की बातों को समझते हैं और जानते हैं, लेकिन हम लोगों को बात करना ज़रूरी है, अपने लोगों को बताना ज़रूरी है, और लोग सुनना चाहते हैं कि समस्या कहाँ है। समस्या साथियों, जो आप लोगों ने सरकार चुनी केंद्र की और राज्यों की योगी आदित्यनाथ सरकार, इन लोगों की नीयत में खोट है, इन लोगों के विजन में ही खोट है। ये लोग अव्यवस्थित लोग हैं, ये लोग नहीं चाहते देश में इस देश के गरीब और कमज़ोर लोगों के हित हो पाए, उनके पास आर्थिक या शैक्षणिक या स्वास्थ्य लाभ मिल पाए उनको। तो इसीलिए इस सरकारों का ये प्रोपगंडा है, हमको इन सभी से बचना है। तो आप सभी ने हम सभी को सुना, मुझे सुना, मैं आप सभी का साधुवाद करता हूँ। आप सभी को पुनः आपके स्वास्थ्य की कामना करता हूँ और आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ रहेंगे। जो लोग आपके परिवार से, इस दुनिया से, इस कोरोना काल के दौरान इस कुदरत में विलीन हो गए, उन सभी को हम कुदरत से कामना करते हैं वो सभी परिवार धैर्य रहें और उन सभी को शांति मिले, उन परिवारों को। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूं। और आप लोगों ने मुझे सुना, अगर कोई त्रुटि है उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज।